तो निदान स्थान की आउटलाइन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग है निदान स्थान। निदान स्थान इसमें लिखें, इसे व्याधि संग्रह स्थान या निग्रह स्थान भी कहते हैं। व्याधि संग्रह और निग्रह स्थान भी कहते हैं। व्याधि संग्रह और निग्रह स्थान भी कहते हैं। निदान स्थान में 8 अध्याय हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखे निदान स्थान 1। निदान स्थान 1 में निदान के पर्याय, बहुत सारे पर्याय हैं लेकिन उसमें प्रत्यय और समुत्थान ये इम्पोर्टेंट है। निदान के भेद, 3 भेद बताए गए हैं निदान के। असात्म इंद्रियार्थ संयोग, असात्म इंद्रियार्थ संयोग, जब इंद्रियां अपने विषयों से सही से संयोग नहीं करती हैं तो उसे असात्म इंद्रियार्थ संयोग। दूसरा है प्रज्ञापराध, प्रज्ञापराध। और तीसरा है परिणाम। नेक्स्ट पंचविध गद, पंचविध गदम, आग्नेय, सौम्य, वायव्य, राजस और तामस। पंचविध गद का मतलब 5 प्रकार की व्याधियां। आग्नेय पित्तज व्याधियां होती है, सौम्य कफज व्याधियां होती हैं और वायव्य वातज व्याधियां होती हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें व्याधि के पर्याय। व्याधि के पर्याय, तो इसको आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा ज्वर, यक्ष्मा ज्वर, विकार, व्याधि, ये व्याधि के 7 पर्याय हैं। व्याधि के 7 पर्याय। नेक्स्ट लिखें
पंचविध निदान। पंचविध निदान, तो इसमें निदान, पूर्व रूप, रूप, उपसय और संप्राप्ति। उपसय और संप्राप्ति। निदान, पूर्व रूप, उपसय और संप्राप्ति, ये पंचविध निदान कहलाते हैं। नेक्स्ट यही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अनुपसय का अंतर्भाव, अनुपसय का अंतर्भाव निदान में कर लिया गया है। निदान में कर लिया गया है। उपसय क्या होता है? उपसय जो किसी व्याधि के लिए ठीक हो, जैसे किसी को डायबिटीज है तो उसमें चीनी, शुगर, आलू ये सब ना खिलाना उपसय है। उसमें हरी सब्जियां खिलाना, ये उपसय है। हरी सब्जियां खिलाना डायबिटीज में क्या है? उपसय है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है, उसको हम चीनी को खिलाएं, आलू को खिलाएं, तो ये अनुपसय है। तो व्याधि के लिए जो अच्छा है वो उपसय है, जो व्याधि के लिए अच्छा ना हो वो अनुपसय है। तो निदान भी वही होता है, अनुपसय ही। इसीलिए अनुपसय का पंच निदान में वर्णन नहीं है। नेक्स्ट लिखें, उपसय को व्याधि सात में, उपसय को व्याधि सात में, उपसय को व्याधि सात में और अनुपसय को व्याधि असात्म कहते हैं। अनुपसय को व्याधि असात्म कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, चक्रपाणि ने उपसय के 18 भेद। नेक्स्ट पॉइंट, संप्राप्ति के पर्याय। संप्राप्ति के पर्याय जाति, अगाति। जाति अगाति ये तो चरक ने माना है, जबकि ब्रैकेट में लिख लेना आपती, ये वांगभट ने माना। तो जाति, अगाति और आपती ये संप्राप्ति के पर्याय हैं। संप्राप्ति के भेद लिखें, संख्या, प्राधान्य, संख्या प्राधान्य, विधि विकल्प, विधि विकल्प, बल और काल। संख्या प्राधान्य, विधि विकल्प, बल और काल।
ये संप्राप्ति के भेद होते हैं। तो इसमें विधि संप्राप्ति को विशेष रूप से अंडरलाइन कर लें, क्योंकि विधि संप्राप्ति, अगला पॉइंट लिख लें जो है वही ब्रैकेट में, कि वाग्भट और माधव ने नहीं माना। वाग्भट और माधव ने नहीं माना। नेक्स्ट लिखें, चरक ने वात्रक में उद्भय हेतु, चरक ने वात्रक में उभय हेतु, उभय हेतु का मतलब होता है कि जो दोष को भी प्रकोप करे वो सीधे व्याधि को भी उत्पन्न करे। नेक्स्ट लिखें, रक्त पित्त व्याधि में उभय गति, रक्त पित्त व्याधि में उभय गति। उभय गति का मतलब, जब रक्तपित्त दो प्रकार का होता है, ऊर्ध्व, जब ऊपर के रास्ते से ब्लीडिंग हो तो उसे ऊर्ध्व रक्तपित्त, और अधोग, जब नीचे के रास्ते से ब्लीडिंग हो तो उसे अधोग रक्तपित्त कहा जाता है। लेकिन जब दोनों रास्तों से होने लगे, ऊपर से भी हो और नीचे से भी ब्लीडिंग होने लगे, तो ऐसी कंडीशन को उभय रक्तपित्त कहते हैं। नेक्स्ट लिखें, कामला में तिर्यक गति, कामला में तिर्यक गति। नेक्स्ट लिखें, निदान पंचक को, निदान पंचक को पंचविध ग्रहण भी कहते हैं। पंचविध ग्रहण भी कहते हैं। निदान पंचक को पंचविध ग्रहण भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, चरक सूत्र स्थान 28 में हम लोगों ने लिखा भी था कि गुल्म जो है रक्त प्रदोषज विकार, गुल्म रक्त धातु की दुष्टि के कारण होता है। वैसे तो गुल्म वातज होता है। अगर दोष पूछा जाए गुल्म में तो वात, और दूध से पूछा जाए तो रक्त। नेक्स्ट लिखें, चरक निदान स्थान 8, चरक निदान स्थान 8। बाकी के निदान स्थानों में ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अपस्मार व्याधि वर्णन, निदानार्थक रोग वर्णन, निदानार्थक रोग वर्णन,
व्याधि संकर वर्णन। व्याधि संकर वर्णन। व्याधि संकर, जब कई व्याधियों के लक्षण एक साथ मिल जाते हैं तो उसे व्याधि संकर कहते हैं। और आदर्श चिकित्सा का वर्णन। आदर्श चिकित्सा का वर्णन। जबकि यही ब्रैकेट में लिख लें, सुश्रुत सूत्रस्थान 35। यथार्थ चिकित्सा वर्णन। यथार्थ चिकित्सा वर्णन। क्रिया संकर। क्रिया संकर का वर्णन। वय परीक्षा। तो यथार्थ चिकित्सा का वर्णन। क्रिया संकर का मतलब होता है जब दो तीन चिकित्सा आपस में मिक्स हो जाती है तो उसे क्रिया संकर कहा जाता है। जैसे जब एक चिकित्सा प्रारंभ की जाती है, अगर उससे ठीक ना हो तो आदमी तुरंत दूसरी चिकित्सा प्रारंभ कर देता है, तीसरी। तो इस प्रकार कई सारे ट्रीटमेंट जब आपस में मिला दिए जाते हैं तो उसे क्रिया संकर। नेक्स्ट लिखें, उन्माद। उन्माद में हृदय और मनोवाही स्रोतस की दृष्टि। हृदय और मनोवाही स्रोतस दृष्टि और अपस्मार में। अपस्मार में हृदय, इंद्रियां, रज, तम दृष्टि। नेक्स्ट है डालें, निदान अर्थ का रोग। निदान अर्थ यानी कि जब एक रोग दूसरे रोग का कारण हो जाए तो उसे निदान अर्थ का रोग कहते हैं। जैसे ज्वर, अगर किसी व्यक्ति को फीवर हो जाए तो ज्वर से रक्तपित्त हो जाए, ज्वर से रक्तपित्त और रक्तपित्त से फिर उसे ज्वर हो जाए, तो ज्वर रक्तपित्त का निदानार्थक का रोग है और रक्तपित्त ज्वर का निदानार्थक रोग यहाँ पर बन जाता है। दूसरा, ज्वर और रक्तपित्त राज्यक्षमा का। ज्वर और रक्तपित्त राज्यक्षमा के निदानार्थक का रोग है। नेक्स्ट, प्लीहा। प्लीहा रोग, अगर किसी को स्प्लीनोमेगाली हो जाए तो उसके कारण से उसे उदर रोग हो सकता है और फिर उदर रोग से उसे शोथ हो सकता है। नेक्स्ट, किसी को अगर अर्श है तो अर्श से उदर रोग और इससे फिर उसे गुल्म हो सकता है। नेक्स्ट, किसी को प्रतिश्याय है तो प्रतिश्याय से काश, काश से क्षय और क्षय से उसे यक्ष्मा। यक्ष्मा मतलब ट्यूबरक्लोसिस।
चरक चिकित्सा स्थान 15, चरक चिकित्सा स्थान 15, गृहिणी चिकित्सा, चरक चिकित्सा स्थान 15, गृहिणी चिकित्सा में अर्श को अतिसार, अर्श से अतिसार और अतिसार से गृहिणी। तो ये वाला इसी बार एमओसीएस में भी पूछा गया था कि निम्नलिखित में से निदान अर्थ कर रोग कौन सा है। नेक्स्ट, विमान स्थान। विमान स्थान को मान स्थान भी कहते हैं। विमान स्थान को मान स्थान भी कहते हैं। नेक्स्ट, विमान एक, रस विमान। विमान एक में विकृति विषम संवेद सिद्धांत। विकृति विषम संवेद सिद्धांत का वर्णन। जबकि ब्रैकेट में लिख लेना प्रकृति समसंवेद सिद्धांत का वर्णन। चक्रपाणी और मधुकोश टीका। चक्रपाणी और मधुकोश टीका ने किया। तो विकृति विषम संवेद सिद्धांत का मतलब होता है कि जैसे कहीं पर वात पित्त कफ या वात कफ दोष हो, तो वात के जो लक्षण हैं और पित्त के जो लक्षण हैं उनके अलावा अगर कोई लक्षण हो, जैसे कफ अगर वहां ना हो और कफ के लक्षण अगर वहां हो, तो वो विकृति, वहां पर विकृति संवेद, यानी कि वो चीज थी ही नहीं लेकिन फिर भी उसके लक्षण है। प्रकृति से मतलब दोषों के जैसे लक्षण है, उसी प्रकार के रोग के लक्षण है, तो वो प्रकृति समसंवेद सिद्धांत। जबकि ब्रैकेट में लिखने की अष्टांग हृदय ने सूत्र स्थान 9 में विचित्र प्रत्यारब्ध, विचित्र प्रत्यारब्ध का वर्णन किया है। प्रत्यय का मतलब लिखने यहाँ पर कारण होता है। तो विचित्र प्रत्यारब्ध में ये द्रव्य से संबंधित है। जैसे किसी द्रव्य में जो रस गुण विपाक के अलावा हो जाए, जैसे यव है, जव मधुर रस का होता है और मधुर रस वात सामक होता है, लेकिन जव जो होता है ये वात वर्धक होता है। तो ये विचित्र प्रत्यारब्ध का उदाहरण है। जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें फिर से डिटेल से भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट लिखें लवण।
लवण, पिपली और क्षार। लवण, पिपली और क्षार का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। लवण, पिपली और क्षार का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन। अष्ट आहार विधि विशेष आयतन। इसमें लिखे प्रकृति, आहार की प्रकृति, करण, संयोग, राशि, देश, काल, उपयोग संस्था, उपयोग संस्था और उपयोगिता। उपयोग संस्था और उपयोगिता। तो राशि, देश, काल, उपयोग संस्था, उपयोग संस्था मतलब खाने के नियम क्या है, कैसे बैठ के खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। उपयोक्ता जो खाना खाने वाला व्यक्ति होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, ब्रैकेट में ही लिख लें कि चरक ने तो अष्ट आहार विधि विशेष आयतन का वर्णन किया है, जबकि अष्टांग हृदय सप्त आहार कल्पना, सप्त आहार कल्पना और इनके ब्रैकेट में लिखें उपयोगिता नहीं माना, उपयोगिता नहीं माना। फिर लिखें द्वादश असन विचार, द्वादश आसन विचार ये सुश्रुत ने बताया है। और चतुर्विंशात्मक, चतुर्विंशात्मक आहार विधि विशेषायतन, चतुर्विंशात्मक आहार विधि विशेषायतन ये काश्यप ने बताया। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, चरक शारीर स्थान 6 में आहार परिणाम कर भाव, आहार परिणाम कर भाव ये 6 होते हैं। आहार परिणाम कर भाव ऊष्मा, वायु, क्लेद,
ऊष्मा, वायु, क्लेद, स्नेह, काल और समयोग। नेक्स्ट है चरक विमान स्थान 2। चरक विमान स्थान 2। त्रिविध कुक्षी अध्याय। यहाँ पर चरक ने आमाशय के 3 भाग बताए। चरक ने आमाशय के 3 भाग बताए हैं, जबकि ब्रैकेट में लिख लें कि सुश्रुत, काश्यप और वामभट्ट 4 भाग बताए। नेक्स्ट है आम दोष। आम दोष से 2 व्याधियां, अल्सक और विसूचिका। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आम दोष से अल्सक और विसूचिका रोग हो जाते हैं। जबकि ब्रैकेट में लिख लें विलंबिका का सर्वप्रथम वर्णन सुश्रुत संहिता। विलंबिका का सर्वप्रथम वर्णन सुश्रुत संहिता। नेक्स्ट है आहार की अमात्रा। आहार की अमात्रा 2 प्रकार की होती है। या तो कोई व्यक्ति कम खाना खाएगा, हीन मात्रा, अगर कम खाना खाएगा हीन मात्रा तो वात प्रकोप हो सकती है। और अगर कोई व्यक्ति अति मात्रा ज्यादा खाना खाता है तो सर्वदोष प्रकोप। सर्वदोष प्रकोप। नेक्स्ट लिखें चरक विमान स्थान 3 जनपदोध्वंस। जनपदोध्वंस। तो जनपदोध्वंस मतलब पैंडमिक। तो चरक ने इसे जनपदोध्वंस शब्द कहा है, जबकि सुश्रुत ने मरक और भेल ने इसी को जनमार कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। भेल ने जनमार कहा। जनपदोध्वंस का कारण क्या होता है? तो 4 कारण होते हैं इसके। वायु, जल, देश और काल।
और काल जो है इसमें लिखें सबसे अधिक प्रधान। तो जनपदों ध्वंस का प्रधानतम कारण क्या हो गया? काल। जैसे एक आगे से तीर बना के लिखे, उत्तरोत्तर प्रधान। उत्तरोत्तर प्रधान। नेक्स्ट लिखें इसकी चिकित्सा कैसे करेंगे, जनपदों ध्वंस की चिकित्सा। इसकी चिकित्सा में पंचकर्म, रसायन और सदव्रत पालन। सदव्रत पालन। नेक्स्ट लिखें गर्भ की परम आयु। गर्भ की परम आयु 100 वर्ष। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कई लोगों को ये लगता है कि गर्भ, जो पढ़े नहीं होंगे उनको ये लगेगा कि गर्भ की परम आयु 1 वर्ष होगी, क्योंकि 1 वर्ष 9 महीने ही गर्भ रहता है, जबकि ऐसा नहीं है। गर्भ की आयु 1 वर्ष होती है, लेकिन परम आयु, गर्भ कितने दिनों तक बाहर निकल के जीवित रह सकता है, तो 100 वर्ष। नेक्स्ट लिखें कृत युग में मनुष्य की आयु लिखें। मनुष्य की आयु कृत युग में 400 वर्ष। त्रेता युग में 300 वर्ष। द्वापर में 200 वर्ष। और कलयुग में 100 वर्ष। कलयुग की आयु लिख लें कि कलयुग कितने समय तक रहेगा। 4,32,000 वर्ष। 4,32,000 वर्ष तक कलयुग रहेगा। नेक्स्ट लिखें चरक विमान स्थान 4। चरक विमान स्थान 4। त्रिविध रोग विशेष विज्ञान। त्रिविध रोग विशेष विज्ञान। इसमें लिखें त्रिविध
ज्ञान संग्रह या त्रिविध रोग विशेष विज्ञान, त्रिविध रोग विशेष विज्ञान, या आप्तोपदेश प्रत्यक्ष और अनुमान। आप्तोपदेश प्रत्यक्ष और अनुमान। इन तीन से रोग का ज्ञान करते हैं। नेक्स्ट है चरक विमान 5, स्रोतस विमान, स्रोतस विमान में 13 प्रकार के स्रोतस, जबकि ब्रैकेट में लिख लें सुश्रुत ने 11 जोड़े। सुश्रुत ने 11 पेयर बताए हैं, यानी कि 22 स्रोतस बताए हैं सुश्रुत ने, और चरक की तुलना में अस्थि, मज्जा और स्वेद व स्रोतस नहीं माना। अस्थि, मज्जा और स्वेद व स्रोतस नहीं माना। एक ज्यादा क्या माना है, तो आर्तो व स्रोतस ज्यादा माना। चलो लिखने का काम अब आज यहीं तक, थोड़ा सा पढ़ लिया जाए। चरक सूत्र स्थान 1। नेक्स्ट श्लोक नंबर 48 के आगे देखें, एक टेबल बनी होगी, वो टेबल के नीचे एक श्लोक लिखा होगा, गुण के बारे में लिखा होगा, गुण गणना लिखी होगी। तो सबसे पहले सार्था लिखा होगा, फिर गुरुवादय लिखा होगा। तो सार्था के ऊपर लिख लें 5, और इसको लिख लें ये इंद्रिय गुण होते हैं। सार्था के ऊपर लिखो 5 और इसको लिखो इंद्रिय गुण होते हैं। उसके आगे गुरुवादी गुण लिखे होंगे, उसके ऊपर लिखो 20, और बुद्धि प्रयत्न आंतता, इसको कॉमन करके लिखो, ये आध्यात्म गुण है और ये 6 होते हैं, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और बुद्धि। उसके आगे परादी गुण लिखे होंगे, परादी गुण के ऊपर लिखो ये 10 होते हैं। तो टोटल गुण कितने हो गए, टोटल 41 गुण होते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखें, परादी गुण करके लिखा होगा, तो इसमें तीसरी लाइन में देखें, पर अपर युक्ति संख्या संयोग विभाग प्रकृतत्व परिणाम संस्कार अभ्यास, ये 10 परादी गुण होते हैं। नेक्स्ट लाइन के लास्ट में देखें लिखा, न्याय वालों ने केवल 24 गुण बताए, तो ऊपर लिख लें न्याय दर्शन ने 24 गुण, वैशेषिक दर्शन ने 17 गुण। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। नेक्स्ट पेज पे श्लोक नंबर 49 लिखा होगा, प्रयत्न आदि कर्म चेष्टा उच्चते, तो जो प्रयत्न आदि कर्म किए कार्य किए जाते हैं उसे
चेष्टा कहा जाता है। विमर्श की तीसरी लाइन में देखें, ये लौकिक कर्म लिखे हैं, 5 होते हैं। कणाद ने बताया है, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण और गमन। ये 5 इसमें लिख लें, ये लौकिक कर्म होते हैं। कणाद ने बताया। उसके आगे देखें, नेक्स्ट पेज पे आ जाए, श्लोक नंबर 50 लिखा होगा। समवाय की डिफिनेशन लिखी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। समवायो अप्रत्यक्ष भावो भूम्य आदि नाम गुणमतः सा नित्य यत्र ही द्रव्यम न तत्र अनियतो गुणा। तो समवाय क्या है? अप्रत्यक्ष भाव। अप्रत्यक्ष भाव, जब कोई दो चीज एक दूसरे से अलग ना हो पाए तो उसे अप्रत्यक्ष भाव कहते हैं। और ये नित्य होता है, क्योंकि द्रव्यम न तत्र रहतो, क्योंकि जहां जहां द्रव्य रहता है वहां वहां समवाय संबंध से गुण अवश्य रहता है। जैसे आपके सामने चीनी, शर्करा रख दी जाए और उससे कहा जाए कि उसको टेस्ट करें तो आपको मीठा लगेगा। चीनी के जो गुण होते हैं स्निग्ध मधुर, अगर चीनी नष्ट कर दी जाए तो वो गुण भी नष्ट हो जाएंगे। तो चीनी और उसके गुण क्या है? समवाय संबंध से रहते हैं। विमर्श की 7वीं 8वीं लाइन में देखें, वैशेषिक दर्शन का एक श्लोक लिखा होगा। आयुत सिद्धा नाम आधार आधारभूता नाम या संबंध इति प्रत्यय हेतु स समवाय। तो वैशेषिक दर्शन में क्या कहा गया कि अयुत सिद्धा नाम, दो वस्तुओं के बीच में अयुत, अयुत का मतलब जो अलग ना हो सके, तो आधार और आधार्य इनके बीच का जो अप्रत्यक्ष भाव का संबंध होता है उसे ही समवाय कहते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, अगला श्लोक देखें। द्रव्य का लक्षण लिखा होगा। यत्र आश्रितम कर्म गुणः कारणम समवाय यत तत् द्रव्यम। तो यत्र आश्रिता, जिसके आश्रय में कर्म और गुण रहते हैं उसे द्रव्य कहते हैं, और कर्म और गुण जो समवाय संबंध से रहते हैं। इसमें जैसे द्रव्य, आप कोई चीज खा रहे हो वो द्रव्य है। जैसे आप रोटी खा रहे हो, रोटी क्या है? द्रव्य है। इसके अंदर रहने वाले जो उसके गुण होते हैं, रोटी मधुर होती है, मधुर तो उसका रस होता है, लेकिन रोटी शीत गुण की होती है, शरीर के अंदर जाकर ब्रंघण का कार्य करती है। तो ब्रंघण का कार्य करेगी, वो उसका कर्म हो गया। और जो उसके अंदर गुरु, लघु, शीत, उष्ण, ये जो सब गुण होते हैं, ये गुण, और ये किसके आश्रित होते हैं? द्रव्य के आश्रित होते हैं। रोटी जो है वो एक द्रव्य है, और उसके अंदर का जो ब्रह्मण का कार्य, शरीर में खाने पर आपको भूख शांत होती है, तो ये उसका कर्म हो गया। और उसके अंदर जो गुण होते हैं, गुरु है, मधुर है, पिच्छल, ये उसके गुण होते हैं। नेक्स्ट विमर्श लिखा होगा, और विमर्श किसी पेज के लास्ट में देखें, सुश्रुत सूत्र स्थान 40 का एक श्लोक आया होगा। यथा क्रिया गुणवत समवाय कारणम द्रव्यम। तो जहां पर क्रिया और गुण समवाय कारण से द्रव्य में रहते हैं उसे द्रव्य कहा जाता है। उसी के आगे एक और श्लोक लिखा होगा कि द्रव्य आश्रय लक्षण पंचानाम। ये वैशेषिक, रस वैशेषिक का मत है भदंत नागार्जुन का। द्रव्य में लक्षण क्या है? पंचानाम लक्षण होते हैं। उसके आगे लिखा होगा रस आदि नाम पंचानाम भूतानाम यत्र आश्रय भूतम तत्र द्रव्यम। उसको भी द्रव्य कहते हैं, ऐसा भाव प्रकाश का मत है। और उसके आगे वैशेषिक दर्शन का श्लोक आया होगा, क्रिया गुणवत समवाय कारणम इति द्रव्य लक्षण। तो जहाँ पर क्रिया और गुण समवाय कारण से द्रव्य में रहते हैं उसे द्रव्य कहा जाता है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, श्लोक नंबर 51 देखें। गुण का लक्षण लिखा होगा। समवाय तो निश्चय कारणम गुण। तो समवाय संबंध वाला जो और निश्चेत यानी कि चेष्टा रहित हो और ग्रहण करना में कारण हो तो उसे गुण कहा जाता है। विमर्श में ऊपर से बीच में देखें एकदम,
12-13 लाइन छोड़ के देखें। समवाय कारण, असमवाय कारण और निमित्त, ये 3 प्रकार के कारण लिखे होंगे। तो इसमें एक श्लोक लिखा होगा कि यत संवेतम कार्य उत्पद्यते तत् समवाय कारणम तंतवः पटस्य स्वरूप आपद्यते। तो जो यत संवेद कार्य उत्पद्यते, जो कार्य के उत्पादन में कारण हो, जिसके बिना दो चीजें रह ही नहीं सकती, वो समवाय कारण है। जैसे तंत्वत पटक से, तंतु, जैसे कोई कपड़ा है, उस कपड़े के जो रेशे होते हैं, जो धागे होते हैं, वो समवाय कारण है। अगर उसको हम अलग अलग कर दें धागों को, तो वो कपड़े का स्वरूप नष्ट हो जाएगा। तो तंतुओं का अपने पट कपड़े के प्रति और कपड़े का जो है अपने स्वरूप के प्रति, ये समवाय कारण है। दूसरा देखिए, असमवाय कारण लिखा होता है। तो असमवाय कारण जो सहायता करता है, जैसे जब तंतु जो संयोग होता है, जैसे कई सारे रेशे पड़े हों, मशीन के द्वारा उन रेशों को आपस में मिलाकर हम क्या बनाते हैं, कपड़ा बनाते हैं। तो जो तंतुओं का या धागों का जो आपस में संयोग होता है, वो असमवाय कारण कहलाता है। फिर एक निमित्त कारण, निमित्त कारण जो सहायता करता हो, जैसे मशीन हो गया, जुलाहा हो गया, जो कपड़ा बनाता है, जैसे घड़े को कुम्हार बनाता है तो उसकी चाक, ये सारी चीजें जो सहायता करती है, वो निमित्त कारण कहलाती है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। एक श्लोक देखिए लिखा होगा पहली लाइन में खड़ात का, कि द्रव्य आश्रय गुणवान संयोग विभागेषु कारणम अनपेक्ष गुणवान। तो द्रव्य आश्रय गुणान, जो द्रव्य के आश्रित गुण होते हैं, ये संयोग और विभाग में अनपेक्ष अकारण होते हैं। नेक्स्ट उसके आगे कर्म का लक्षण लिखा होगा, श्लोक नंबर 52 देखें। संयोगे चा विभागे चा कारणम द्रव्य आश्रितम कर्तव्य से क्रिया कर्म कर्म न अन्य अपेक्षित। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है कि संयोग और विभाग का जो कारण होता है, वो द्रव्य में ही आश्रित होता है। और कर्तव्य से क्रिया कर्म, जो क्रिया होती है उसे कर्म कहते हैं, और कर्म किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करता है। इसमें भी विमर्श की 6-7 लाइन में देखें, एक श्लोक लिखा होगा वैशेषिक दर्शन का, एक द्रव्यम गुणम संयोग विभागेषु अनपेक्ष कारणम इति कर्म लक्षणम। तो एक द्रव्य में जो आश्रित गुण होते हैं, जो संयोग और विभाग में अनपेक्ष कारण होता है, उसे हम कर्म कहते हैं। तो संयोग और विभाग में अनपेक्ष अकारण होता है, वो गुण कहलाता है। और संयोग और विभाग में अनपेक्ष कारण, वो कर्म कहलाता है। नेक्स्ट पेज पे देखें, एक टेबल बनी होगी, उसके नीचे एक छोटा सा 2 अक्षरों का एक श्लोक लिखा होगा, इति युक्तम कारणम। ये जो ऊपर अभी बताए गए हैं, सामान्य विशेष गुण कर्म द्रव्य और समवाय, जो ये ऊपर 6 बताए गए हैं, इनको क्या कहा है, षड कारण कहा है। क्योंकि वहां पर क्या लिखा था, हेडिंग पड़ी थी षड पदार्थ की विवेचना। तो ये षड पदार्थ नहीं है, ये षड कारण है। उसके आगे श्लोक नंबर 53 देखें, धातु साम्य और त्रिदोष सिद्धांत लिखा होगा। तो धातु साम्यम क्रिया चोक्तम तंत्र अस्य प्रयोजनम। तो इस तंत्र का प्रयोजन चरक ने बताया है कि धातुओं की साम्य अवस्था को लाना। जबकि यही लिखने की चरक सूत्र स्थान 30 में आयुर्वेद का प्रयोजन बताया है। चरक सूत्र स्थान 30 में आयुर्वेद का प्रयोजनम, प्रयोजनम चा से स्वस्थ स्वास्थ्य लक्षणम आतुरस विकार प्रशमनम चा। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, श्लोक नंबर 54 देखें, रोगों के त्रिविध कारण लिखे होंगे। तो इसमें काल बुद्धि अर्थानाम योगो मिथ्या ना चाहती। तो द्वय आश्रम व्याधि नाम, व्याधि के 2 आश्रय बताए गए हैं, शरीर और मन, ये व्याधि के आश्रय होते हैं।
और इनके उत्पत्ति होने में काल, बुद्धि और इंद्रिय, ये तीन विषयों का मिथ्या योग, अयोग और अतियोग, इन तीन को विशेष रूप से अंडरलाइन करें। ये त्रिविध हेतु कहलाते हैं, मिथ्या योग, अयोग और अतियोग। और अयोग के नीचे लिख लें कि वाग्भट ने इसे हीन योग कहा है। वाग्भट ने अयोग के स्थान पर हीन योग माना। तो यहाँ पर व्याधि के दो आश्रय, शरीर और मन, यही लिख लो। वेदना का अधिष्ठान, वेदना का अधिष्ठान शरीर, इंद्रिय और मन। वेदना का अधिष्ठान शरीर, इंद्रिय और मन। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। श्लोक नंबर 55 पे आ जाए। श्लोक नंबर 55 के जस्ट ऊपर देखें, सुश्रुत का एक श्लोक लिखा होगा, संक्षेपता क्रिया योगो निदान परिवर्जनम। संक्षेप में क्रिया योग, क्रिया योग मतलब संक्षेप में जो चिकित्सा होती है वो निदान का परिवर्जन होता है, निदान को ना सेवन करना। श्लोक नंबर नेक्स्ट देखें, रोग का आश्रय लिखा होगा कि शरीरम सत्व संगकम चा व्याधि नाम आश्रतो मतम। तो शरीर और मन, ये दोनों रोगों के आश्रय स्थान हैं, तथा सुख का भी आश्रय मन और शरीर होते हैं। और काल, बुद्धि, इंद्रिय, अर्थ का संयोग सुख का कारण होता है। तो तीनों का संयोग सुख का कारण होता है। नेक्स्ट देखें, श्लोक नंबर 56 लिखा होगा, निर्विकार परम सत्तु सत्भूत गुणेन्द्री चैतन्यम कारण नित्यो दृष्टा पश्यति ही क्रिया। तो आत्मा को बताया गया है कि आत्मा निर्विकार होती है, श्रेष्ठ होती है, सत्वभूत, सत्व गुण प्रधान होती है, चैतन्य में कारण होती है, और दृष्टा पश्यति ही क्रिया, और केवल देखने का कार्य करती है, संसार की सभी क्रियाओं को देखने का कार्य करती है। नेक्स्ट पेज पे श्लोक नंबर 57 लिखा होगा, शारीरिक और मानसिक दोष लिखे होंगे। तो वायु पित्तम कफम चौथा शरीरो दोष संग्रह है। वात, पित्त, कफ, ये शारीरिक दोष कहलाते हैं। और मानसा पुनर्दिष्टो रजस तमस, और पुनः मानस दोष क्या कहलाते हैं, तो रज और तम को मानस दोष कहा जाता है। तो यहाँ लिख लें कि अगर क्वेश्चन पूछा जाए दोष कितने हैं, तो दोष 5 होते हैं, 3 शारीरिक, 2 मानसिक। अगर क्वेश्चन पूछा जाए शारीरिक दोष कितने हैं, तो 3 है, और मानसिक दोष कितने हैं, 2 होते हैं, क्योंकि सत्व में दोष नहीं होता। यहाँ लिखा रज, रज के नीचे लिख लें कि रज चूर्ण आर्तो का भी पर्याय होता है, चूर्ण और आर्तो का भी पर्याय रज होता है। नेक्स्ट पेज पे विमर्श की दूसरी लाइन में देखें, सारंगधर का एक श्लोक आया होगा, पित्तम पंगु कफम पंगु पंगो मल धातुना वायुना यत्र नियंत्रे तत्र गच्छति मेघवत। तो कफ, पित्त, ये सब पंगु यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकते हैं, वायु इन्हें जहां ले जाती है वहां ये रोग उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाए। श्लोक नंबर 58 पे आ जाए, शारीरिक और मानस रोगों की चिकित्सा लिखी होगी। तो प्रसाद में औषधि पूर्वो दैव युक्ति व्यापाश्रय। तो शारीरिक दोषों की चिकित्सा दैव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय औषधि से शांत होता है, जबकि मानस रोग ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि। तो ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और समाधि से मानस रोग शांत होते हैं। अब ये ज्ञान, विज्ञान, स्मृति, जो अभी लोग एमओसीएस का पेपर दिए होंगे उन्हें याद आ रहा होगा, यही क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किसका चिकित्सा सूत्र है, शारीरिक का है या मानसिक का है या दोनों का है। तो कई मूर्ख व्यक्तियों ने बोथ ऑप्शन देखा और उनको लगा बोथ ही सही है, बोथ लगा के चले आए, जबकि साफ साफ लिखा है यहाँ पर कि मानस रोग का चिकित्सा सूत्र ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति और
समाधि होता है। नेक्स्ट, विमर्श में दैव व्यापाश्रय चिकित्सा सूत्र स्थान 11 में बताई गई है, उसका श्लोक लिखा है। मंत्र औषध मणि मंगल, बलि उपहार होम नियम प्रायश्चित उपवास सत्तु अयन प्राणी पात गमन आदि। तो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा में मंत्र औषधि मणि, तो यहाँ औषधि को विशेष रूप से अंडरलाइन करें, क्योंकि कई लोगों को ये लगता है कि इसमें औषधि प्रयोग नहीं करते हैं, जबकि औषधियों का प्रयोग भी किया जाता है। विमर्श में इसी पेज पे सबसे नीचे जाए, वहां देखिए अष्टांग हृदय का एक श्लोक लिखा होगा। वाग्भट ने धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम मनोदोष औषधम परम। तो वाग्भट ने धी धैर्य आत्मादि विज्ञानम को मानसिक दोषों की चिकित्सा बताई है। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, वात का लक्षण और चिकित्सा सूत्र लिखा होगा। तो रूक्षो शीतो लघु सूक्ष्म चल विशद खर विपरीत गुण द्रव्य मारते संप्रसारण। तो रूक्ष शीत लघु सूक्ष्म चल विशद और खर, ये क्या है? ये वात के लक्षण है, और इन लक्षणों के विपरीत गुणों का अगर सेवन किया जाए तो वो वात को शांत करते हैं। तो यहाँ वात के 7 गुण बताए गए, वात पित्त कफ तीनों के 7 गुण बताए गए हैं। नेक्स्ट देखें, पित्त के लक्षण और चिकित्सा सूत्र लिखे होंगे। सा स्नेह उष्णम तीक्ष्णम द्रव अम्लम सरम कटु, और इनके विपरीत का सेवन करना पित्त को शांत करता है। विमर्श की पहली लाइन में देखें कि पित्त का स्वरूप उष्ण तीक्ष्ण द्रव अति स्नेह, वर्ण जो है इसका शुक्ल अरुण वर्ज, यानी कि शुक्ल और अरुण वर्ण पित्त के नहीं होते हैं, और गंध इसकी विस्त्र होती है, और रस इसका कटु अम्ल होता है। तो यहाँ रस जहाँ कटु अम्ल लिखा है, ये तो चरक ने बताया है, जबकि यही लिख लें कि सुश्रुत ने सामान्य अवस्था में कटु रस और विदग्ध अवस्था में अम्ल रस बताया है। सुश्रुत ने सामान्य अवस्था में कटु रस और विदग्ध अवस्था में अम्ल रस। नेक्स्ट पेज पे देखें, कफ का लिखा होगा। तो गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छिल, तो ये गुण कफ के बताए गए हैं, और इसके विपरीत द्रव्यों का सेवन करने से कफ शांत होता है। विमर्श की लास्ट लाइन में जाएं, यहाँ पर कपिल ने त्रिदोष के लक्षण बताए गए होंगे कि कटु अम्ल लवण पित्त, स्वादु अम्ल लवण कफ, कषाय पित्त कटु, ये वायु को प्रकोपित करते हैं। नेक्स्ट श्लोक नंबर 62 देखें कि विपरीत गुण देश मात्रा काल उपवादिता। तो देश मात्रा काल, इनके विपरीत गुणों का सेवन करने से दोषों की शांति होती है। चलो बस आज इतना ही पढ़ा जाएगा, बाकी कल पढ़ते हैं हम लोग। चलो, किसी को पूछना है कुछ? बाकी एक सप्ताह हो गए हैं, ट्रायल पीरियड खत्म हो गया है, जिन बच्चों का वो धीरे धीरे करके फीस जमा करें। इस बार थोड़ा आप लोगों के लिए फीस को लेकर थोड़ा सख्ती रहेगी। पिछली बार की तरह ये नहीं होगा कि सर हम एक सप्ताह बाद दें या एक महीना बाद, एक महीना पढ़ के फिर लोग गायब हो गए, फिर कोई का पता नहीं। इस बार एक दिन एक्स्ट्रा भी नहीं होने पाएगा। आपके ट्रायल पीरियड के 7 दिन खत्म, आपको क्लास से हटा दिया जाएगा। आपको पढ़ना है तो फीस जमा करिए, दोबारा से रिक्वेस्ट भेजिए, और फिर से ऐड हो जाइए। इस बार नहीं कर रहा है तो अभी भी ग्रुप छोड़ दीजिए। हम केवल पुराने ही बच्चों को पढ़ा लेंगे, या 10 बच्चे होंगे 10 को पढ़ाया जाएगा, लेकिन फीस को लेकर कोई कोताही नहीं होगी।